हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे हैं और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, कौन कौन से इवेंट्स हैं, बॉडी के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मित्रों, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जो फीमेल प्राइमेट्स हैं, जैसे कि मंकी, आपेज, ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन, इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है ना। और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम रिलीज होता है। एग बोलिए आप, ओवम बोलिए, एक ही बात है। एक महीने में एक एग रिलीज होगा, या हम सही तरह से बोलें तो हम ये बोलेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 28 से 29 दिन की होती है और इसके दौरान एक ओवम का ओवुलेशन होता है, एक ओवम रिलीज होता है फीमेल से। वैलिड। अब मित्रों, ओवरी तो दो होती हैं फीमेल के अंदर, जो ओवरी हैं वो दो हैं। टेस्टिस भी हमने डिस्कस की थी, मेल के अंदर टेस्टिस होती हैं, फीमेल के अंदर ओवरी होती हैं। टेस्टिस जो होती हैं मित्रों, वो सैक्रोटल सैक के अंदर होती हैं, आउटसाइड द एब्डोमेन होती हैं। ओवरी की अगर हम बात करें तो ओवरी जो हैं वो एब्डोमेन के अंदर होती हैं, पेयर में होती हैं, मतलब दो होती हैं, एक राइट साइड होती है, एक लेफ्ट साइड होती है। और एक मंथ में या ड्यूरिंग वन मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल एक ओवम रिलीज होता है। वो किसी भी ओवरी से हो जाए, एक ओवरी एक ओवम रिलीज करेगी, दूसरी ओवरी नहीं करती है। फिर नेक्स्ट मंथ दूसरी ओवरी से एक ओवम रिलीज होगा, एक से नहीं होता। तो ये ड्यूरेशन चलता रहता है, मतलब इस तरह से ओवुलेशन होता है। एक महीने में एक बार ओवुलेशन होगा। मित्रों, रेयर केसेस में, मोस्ट ऑफ केसेस में तो ये होता है कि वन मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम रिलीज होता है। बट इन रेयर केसेस में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि फीमेल की दोनों ओवरी से ओवम रिलीज हो जाता है। रेयर केस है मित्रों, हम बायोलॉजी में देखेंगे, देयर आर सो मेनी एक्सेप्शंस। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शंस। बायोलॉजी साइंस ही एक्सेप्शंस की है। तो बहुत देखेंगे हम, बहुत ज़्यादा एक्सेप्शंस हमें बायोलॉजी में मिलते हैं, तो उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया मोस्ट ऑफ केसेस में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम रिलीज होता है। बट इन रेयर केसेस कभी कभी ये होता है कि एक फीमेल दो एग या दो ओवम रिलीज कर देती है, जिसको मित्रों हम मल्टी ओवुलेशन या हाइपर ओवुलेशन बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों ही फर्टिलाइज कर जाए, तो मित्रों अगर दोनों ही फर्टिलाइज कर जाते हैं तो ट्विंस पैदा होते हैं, दो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है ना। और अगर ये होता है तो इसका जो इंटरवल होता है दो एग का, ऐसा भी नहीं है कि दोनों ओवरी ने दोनों एग एक साथ निकाले, ऐसा नहीं है। एक ओवरी ने एग निकाल दिया तो दूसरा जो ओवुलेशन होगा उसका डिफरेंस मिनिमम 24 आवर्स का होता है, इंटरवल जो होता है। बट ये रेयर का मामला है, रेयर केस है। मोस्ट ऑफ केसेस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल एक ओवम ही रिलीज होता है। यहां तक तो मामला क्लियर है मित्रों, ठीक है ना। अब बात आते हैं कि जी ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट कब होती है। तो मित्रों ऐसा नहीं है, जो फीमेल है, फीमेल अगर वो बचपन में है, बचपन से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है मित्रों। फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेंस्ट्रुएशन फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल हम देखेंगे क्या होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन क्या है। मेंस्ट्रुएशन मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक फेज है जिसके दौरान ब्लीडिंग होती है फीमेल्स में, और वो ब्लीडिंग 3 से 5 दिन तक हो सकती है। मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन।
थोड़ा बहुत ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, किसी में थोड़ा और कम हो गया, किसी में थोड़ा 5 दिन से ज़्यादा हो गया, वो रेयर केसेस में है, हम रेयर केसेस को डिस्कस नहीं करने वाले। तो मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो स्टार्ट होती है ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो तब स्टार्ट होती है जब ह्यूमन फीमेल प्यूबर्टी पर आती है। जब प्यूबर्टी की स्टेज पर आएगी तो फर्स्ट टाइम उसके जो मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होंगे, पीरियड्स जो स्टार्ट होंगे, जिनको हम पीरियड्स भी बोल देते हैं, एमसी बोल दीजिए या फिर आप मेंस्ट्रुएशन बोल दीजिए, वैलिड। तो फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट होंगे उसके कब, जब प्यूबर्टी पर आएगी वो तब। और फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने वाली स्टेज को हम मित्रों मेनार्च बोलते हैं, MENARCHE, मेनार्च। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है पुबर्टी पर, और एंड कब होती है, एंड होती है जब फीमेल अपनी 50 या 52 साल की उम्र में आ जाती है, तो ये साइकिल बंद हो जाती है, ये साइकिल नहीं चलती। ठीक है, बाकी तो आ जाते हैं मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखते हैं क्या है। तो मित्रों यहां से मैं आपको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। इस डायग्राम से हम देखेंगे कि हार्मोन में क्या चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये तीनों जो हैं उधर हार्मोन भी रिलीज हो रहे हैं, हम देखेंगे कुछ ओवरी के अंदर भी चेंजेस आ रहे हैं, यूट्रस के अंदर भी चेंजेस आएंगे, ये साथ साथ हैं, ऐसा नहीं है कि 1 बाय 1 होगा, नहीं, साथ साथ हो रहा है मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में तीनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, हार्मोन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, हम ओवरी में जो फॉलिकल डेवलपमेंट चल रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, उसके बारे में भी, और यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम वॉल टूटती है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वॉल होती है, वो टूटना उसका और उसका फिर से रीजनरेशन होना, हम ये स्टेप्स भी देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मित्रों हम स्टार्ट करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मित्रों हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, लेकिन इस चीज से थोड़ी फीलिंग्स ही नहीं आई। जैसे बोला कि रिप्रोडक्टिव साइकिल इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो थोड़ा सा ये नहीं आया कि मतलब क्या बता दिया, है ना, क्या बोल दिया, थोड़ी फीलिंग्स ही नहीं आई। कोई बात नहीं मित्रों, अभी आपको आएगी फीलिंग, डोंट वरी। तो मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 से 29 दिन की होती है। यहाँ पे मैंने 29 तक लिखा है, फर्स्ट डे ये और 29th डे ये। मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग काउंट करते हैं हम वहां से जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, या बोलिए जब ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है, तो हम उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो गई है। और कौन सा फेज हुआ मेंस्ट्रुएशन साइकिल में पहले, मेंस्ट्रुएशन, ब्लीडिंग होना, ब्लीडिंग होना, जैसे ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गया, या बोल दिया कि जी पीरियड्स आ गए, या बोल दिया एमसी स्टार्ट हो गई, वैलिड, वही है ब्लीडिंग फेज। तो मित्रों मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं उस ब्लीडिंग फेज को, वो 3 से 5 दिन तक रहता है मैक्सिमम, मिनिमम 3 दिन, मैक्सिमम 5 दिन। तो मित्रों यहां पर होता क्या है, जो वो ब्लड निकलता है उसमें क्या चीज ऐसी होती है मित्रों, जब ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है तो उस ब्लीडिंग फेज में होता क्या है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है ये क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग वाल है वो ब्रेक हो जाती है, उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो भी मित्रों ब्रेक हो जाएंगी, जाहिर सी बात है। और मित्रों जब ब्लड वेसल्स ब्रेक होंगी तो ब्लड तो निकलेगा, सीधी सी है बात कि जी ब्लड वेसल्स टूटी हैं तो ब्लड भी रिलीज होगा, एंडोमेट्रियल वाल जो थी वो टूटी है प्लस में, इसके साथ वो भी निकलता है जो एग अनफर्टिलाइज नहीं हुआ था। मित्रों जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो केवल तभी होगी या तभी चलेगी अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। अगर फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। मतलब मेंस्ट्रुअल जो मेंस्ट्रुएशन है,
जो मेंस्ट्रुएशन फेज है वो फीमेल में नहीं आएगा आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मेंस्ट्रुएशन फेज ना आना इंडिकेट करता है प्रेगनेंसी को, और मेंस्ट्रुएशन फेज आना इंडिकेट करता है कि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है। यहां तक तो मामला क्लियर हुआ मित्रों। आगे देखिए। ठीक है मित्रों, तो मेंस्ट्रुएशन फेज आया। जब मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है, जिस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट होती है वो फर्स्ट डे माना जाता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फर्स्ट डे है। तो मेंस्ट्रुएशन चलेगा मैक्सिमम 3 से 5 दिन, चला जी। इसके साथ साथ मित्रों ऐसा नहीं है केवल यहाँ यूट्रस में ये चल रहा है और बॉडी में कुछ और नहीं चल रहा, ऐसा कुछ नहीं होता। हम देखेंगे साथ साथ पिट्यूटरी ग्लैंड से LH और FSH हार्मोन नॉर्मली रिलीज होता रहता है। उधर ओवरी के अंदर फॉलिकल्स डेवलप होते रहते हैं, फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं। जब पीरियड्स चले हुए हैं तब बॉडी में नॉर्मल रेट से LH और FSH रिलीज हो रहा है। उधर ओवरी के अंदर फॉलिकुलर फेज चला हुआ है, मतलब फॉलिकल डेवलप होना स्टार्ट हो रहे हैं, फॉलिकल बनना स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है जी मित्रों, ब्लीडिंग फेज खत्म हो गया। अब ब्लीडिंग फेज खत्म होने के बाद 14वें दिन, मैंने बोला 14वें दिन, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन। अच्छा, मेंस्ट्रुअल साइकिल को काउंट कहाँ से किया था आपने? मित्रों, आपको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल काउंट करनी है वो उस दिन से स्टार्ट करनी है काउंट करना जब पहले दिन ब्लीडिंग हुई। मान लीजिए किसी फीमेल को फर्स्ट डे मेंस्ट्रुएशन फेज आया, ब्लीडिंग स्टार्ट हुई 1 तारीख को, तो 14वां दिन 14 तारीख को होगा, सीधी सी बात है। ठीक है ना, अगर 1 तारीख को ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है, मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हो गया है 1 तारीख को, तो उसका 14वां दिन होगा 14 तारीख को, 14 को। तो मित्रों 14 तारीख को होता क्या है, 14 को अचानक से पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ज्यादा LH और FSH रिलीज करती है। और कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं तो LH तो बहुत ज्यादा रिलीज होता है। कारण क्या है अभी तक अननोन है, कोई नहीं पता जी ऐसा होता क्यों है, नहीं पता किसी को भी, लेकिन होता है, ये फैक्ट है। अचानक से 14वें दिन LH बहुत ज्यादा रिलीज होता है, जिसको हम LH सर्ज बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? LH सर्ज। 14वें दिन जो हुआ अचानक से। ठीक है जी, ओवरी के अंदर मामला ये चल रहा था कि जी फॉलिकल की ग्रोथ चल रही थी। वो तो मित्रों फॉलिकल की ग्रोथ तो तभी से स्टार्ट हुई पड़ी थी जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ था या ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो तो 5 दिन बाद बंद हो गया था। लेकिन ये अभी चला हुआ था और 14वें दिन तक आते आते जो फॉलिकल होता है वो फुली मैच्योर हो जाता है और बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। या तो मित्रों हम उसको ग्राफियन फॉलिकल बोल दें, या मित्रों हम बोल सकते हैं मैच्योर फॉलिकल। तो 14वें दिन तक आते आते फॉलिकल फुली मैच्योर हो गया था, ग्राफियन फॉलिकल बन गया था। और 14वें दिन अचानक से क्या हुआ कि LH का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया, बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ। और मित्रों मैंने कराया है एक वीडियो में LH का फंक्शन, मेल के अंदर भी कराया है और फीमेल के अंदर भी कराया है। तो जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है इसका काम होता है एग से ओवम को रिलीज करवाना। एग से नहीं, मतलब ये कहिए ग्राफियन फॉलिकल से ओवम को रिलीज करवाना। तो मित्रों 14वें दिन जब पीक पर हुआ LH, तो इसने क्या करवाया, ग्राफियन फॉलिकल से एग को रिलीज करवा दिया, बोले तो ओवुलेशन करवा दिया। तो ओवुलेशन कब हुआ मित्रों? 14वें दिन हुआ। और 14वां दिन कैसे, कहां से काउंट किया हमने? जब मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हुआ उस दिन से लगाकर 14वें दिन ओवुलेशन हुआ। बात समझ में आई? थोड़ा हार्मोन पर आ जाते हैं कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। मित्रों मैंने पहले भी बताया है कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन है वो जो फॉलिकल्स होते हैं वो सिंथेसाइज करते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करते हैं। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज कर रहे हैं, उस टाइम प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल होगा वो बहुत कम होगा,
प्रोजेस्टेरोन बॉडी में उतना नहीं होता है जितना एस्ट्रोजन होता है। अभी हम इस बात पर भी आते हैं मित्रों कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कब ज़्यादा होगा। भाई हार्मोन तब ज़्यादा होगा प्रोजेस्टेरोन का जब प्रोजेस्टेरोन बनाने वाली स्ट्रक्चर जो प्रोजेस्टेरोन को बनाएगी, जब वो बन जाएगी तब हम देखेंगे प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है। वैलिड। अभी तो फिलहाल फॉलिकल है और फॉलिकल ही बना रहे हैं एस्ट्रोजन हार्मोन, तो एस्ट्रोजन हार्मोन निकाल रहे हैं, सिंथेसाइज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल प्रोजेस्टेरोन हार्मोन से ज़्यादा है। ठीक है। 14वें दिन हम देखेंगे मित्रों एस्ट्रोजन का लेवल भी बढ़ जाता है बॉडी में। क्यों? क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल रैप्चर हुआ ओवुलेशन के लिए, तो जब रैप्चर होता है तो वो जो भी उसके अंदर एस्ट्रोजन है वो उसको रिलीज करता है। तो जाहिर सी बात है 14वें दिन हमें क्या और देखने को मिलेगा कि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल भी हाई हो जाता है। अब जी ठीक है, ग्राफिन फॉलिकल ने ओवुलेशन कर दिया, अब जो स्ट्रक्चर बच गई, ग्राफिन फॉलिकल ने जब ओवुलेशन कर दिया, ओवम निकाल दिया, अब जो बच गया, जो भी रिमेनेंट पार्ट बच गया वो होता है मित्रों कॉर्पस लूटियम। और कॉर्पस लूटियम ये बन जाता है। जब कॉर्पस लूटियम बन गया तो हम जानते हैं मित्रों कि कॉर्पस लूटियम का काम है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करना। ठीक है। अब सोचिए आप खुद, अब कॉर्पस लूटियम बन गया है तो बॉडी के अंदर अब कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ओवरी के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? ओवरी कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी? कॉर्पस लूटियम बन गया तो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा होगा और एस्ट्रोजन हार्मोन कम होगा। तो देखिए होता क्या है, कॉर्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, मतलब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ गया क्योंकि कॉर्पस लूटियम बन गया है और कॉर्पस लूटियम ही रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन को। अच्छा, एस्ट्रोजन का लेवल डाउन आ गया। क्यों डाउन आ गया? क्योंकि एस्ट्रोजन फॉलिकल बनाते हैं और फॉलिकल रैप्चर होने के बाद फॉलिकल तो खत्म, बचा क्या? कॉर्पस लूटियम। इसलिए एस्ट्रोजन का लेवल डाउन चला जाता है और प्रोजेस्टेरोन का लेवल चला जाता है अप, वो हाई चला जाता है। ठीक है, इस तरह से होता रहता है। यूट्रस की अगर हम बात करें तो मित्रों फर्स्ट 5 डेज तो ब्लीडिंग फेज था जिसमें एंडोमेट्रियम रैप्चर हुई थी, ब्लड वेसल्स टूटी थी, वो भी ब्रेक डाउन हुई थी, अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस म्यूकस प्लस एंडोमेट्रियल लाइनिंग वाल प्लस ब्लड वेसल्स ब्लड के साथ वो निकल जाता है ब्लीडिंग ड्यूरिंग ब्लीडिंग। ठीक है ना? तो 5 दिन तक ये मामला रहता है। उसके बाद एंडोमेट्रियम देखिए मित्रों कितनी पतली हो गई, यहां से थिकनेस देखिए इसकी पतली हो गई। अब धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग की थिकनिंग स्टार्ट होती है और इस एंडोमेट्रियम लाइनिंग की थिकनिंग कराने में जो रोल है, जो रोल प्ले कर रहा है हार्मोन, वो होता है मित्रों प्रोजेस्टेरोन। तो देखिए भैया यहां तो प्रोजेस्टेरोन बहुत कम था और रहना भी चाहिए कम, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कम क्यों है? क्योंकि कार्पस लूटियम तो यहां बना है, 14वें दिन बना कार्पस लूटियम। तो ठीक है, चलिए। तो मित्रों देखिए एंडोमेट्रियम की वाल यहां पर थिक है। अब धीरे धीरे एंडोमेट्रियम की जो एंडोमेट्रियम वाल है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल है, वो धीरे धीरे थिक होना स्टार्ट होती है। और थिक होने में रोल किसका है? प्रोजेस्टेरोन का। जब प्रोजेस्टेरोन मैक्सिमम लेवल पर होता है तो ये रीजनरेशन कर देता है, पूरी अच्छी तरह से रीजनरेशन कर देता है एंडोमेट्रियल लाइनिंग वाल का, और एंडोमेट्रियल लाइनिंग वाल फिर से थिक हो जाती है। ओवुलेशन हो गया 14वें दिन। अब मित्रों अब होता क्या है, जब एग रिलीज हो जाता है, अगर ये एग फर्टिलाइज हो गया तब तो क्या होगा? फर्टिलाइज एग एंडोमेट्रियल वाल से, यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम वाल है उससे जाकर अटैच हो जाएगा। इस अटैचमेंट कराने के लिए ही एंडोमेट्रियल वाल की थिकनिंग होती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है एंडोमेट्रियल वाल को, थिक कराता, ताकि जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एंडोमेट्रियम वाल से या एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल से अटैच हो सके। ठीक है जी। तो यहां तक तो मामला आया समझ में कि जी ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज हो गया
तब तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल थिक हुई है वो फर्टिलाइज्ड एग एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल से अटैच हो जाएगा। लेकिन अगर मित्रों फर्टिलाइजेशन नहीं होता तब क्या होगा? तब जो ये थिक हुई है ना एंडोमेट्रियम लाइनिंग वॉल, ये फिर से रैप्चर हो जाएगी। फिर से कब? मतलब 28 से 29 दिन के बाद हम देखेंगे ये फिर से स्टार्ट हो जाएगी टूटना। और जैसे ही फिर से स्टार्ट होगी टूटना, रैप्चर होना स्टार्ट होगी एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल, तो वो स्टार्ट होता है बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल, या हम बोल देंगे नेक्स्ट साइकिल बिगिन। मामला समझ में आया? तो समझिए जरा बात को। मेंस्ट्रुएशन क्या है? ये बात तो मैंने बता दी कि मेंस्ट्रुएशन है जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है और जो फेज होता है 5 दिन जो चलता है, 3 से 5 दिन, वो है मेंस्ट्रुएशन फेज। ठीक है। अब मेंस्ट्रुएशन फेज के बाद कौन सा फेज आ रहा है? फॉलिकुलर फेज चल रहा है। ओवरी में फॉलिकल ग्रो हो रहे हैं और ग्रो होते होते ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और 14वें दिन से पहले ही ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया। 14वें दिन अचानक से LH का लेवल बहुत ज़्यादा हुआ और इस हार्मोन ने ओवुलेशन करा दिया। साथ साथ ये फॉलिकल एस्ट्रोजन हार्मोन भी रिलीज कर रहे थे, बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन भी रिलीज हो रहा था, लेकिन बहुत रेयर, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है जी, ओवुलेशन हो गया। अब ओवुलेशन के बाद जो चीज बच गई वो मित्रों कॉर्पस लूटियम है। कॉर्पस लूटियम का काम है प्रोजेस्टेरॉन को सिंथेसाइज करना और प्रोजेस्टेरॉन को रिलीज करना। तो मित्रों प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ गया और एस्ट्रोजन का लेवल कम हो गया। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करवाएगा? ये प्रोजेस्टेरॉन का काम है कि फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। प्रोजेस्टेरॉन का काम है, जो फीमेल है, फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। क्यों? अगर एग फर्टिलाइज हो गया ओवुलेशन के बाद, अगर एग फर्टिलाइज हो गया स्पर्म से, तो फर्टिलाइज्ड एग को एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल से अटैच होगा। ठीक है, अपने नरिशमेंट के लिए या ग्रो, ताकि वो जो जाइगोट बना है वो ग्रोथ कर सके। इसलिए एंडोमेट्रियम वाल जो टूट गई थी उसकी थिकनिंग जरूरी है, जिसको क्या करा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन थिक करा रहा है फिर से। अब मान लीजिए इन केस नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, एग पहले तो वेट करेगा 14वें दिन जब रिलीज हुआ, 1 दिन वेट करेगा स्पर्म का। 1 दिन वेट किया, 1 दिन जब वेट करेगा उसके बाद भी नहीं होता है, उसके बाद फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है मित्रों। 1 डे वेट करता है ओवम फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का, और अगर हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज फिर फर्टिलाइजेशन के चांस नहीं होते फिर 1 दिन के बाद। अब जी एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है मित्रों, जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है तो क्या जरूरी है? जरूरी है कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल जो है वो फिर से टूटे। 28 या 29 दिन के बाद टूटेगी फिर से, और टूटेगी फिर से तो फिर से ब्लीडिंग फेज आएगा या फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आएगा। जब फिर से मेंस्ट्रुअल फेज आएगा तो उसको बोल देंगे कि अब साइकिल फिर दोबारा आ गई 28 दिन के बाद। इसीलिए मैंने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 या 29 दिन की होती है। ठीक है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला फेज होता है वो मेंस्ट्रुएशन होता है, बोले तो ब्लीडिंग फेज होता है, जिसको मतलब पीरियड्स बोल देते हैं कि पीरियड्स आ गए फीमेल को। ठीक है ना, उसमें ब्लीडिंग जो होती है उसको। अब मित्रों ये समझिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। मेंस्ट्रुअल साइकिल तो बता दिया मैंने, मामला तो ये समझा दिया। एक मेंस्ट्रुएशन फेज से दूसरे मेंस्ट्रुएशन फेज आने तक जो बीच में इवेंट्स की साइकिल है, जो इवेंट हो रहे हैं फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज से दूसरे मेंस्ट्रुअल फेज तक, या हम बोले जो मेंस्ट्रुएशन है पहला और जो दूसरा आएगा उसके बीच में जो इवेंट्स की साइकिल है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मित्रों मुझे लगता है क्लियर हो गया है आपके। बाकी एक बार और मैं आपको छोटी छोटी बातें हैं जो वो बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मेंस्ट्रुएशन
मेंस्ट्रुएशन मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज मेंस्ट्रुएशन है, ठीक है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज जो है मित्रों ये चल ही रहा है ओवरी में साथ साथ, ठीक है ना। फॉलिकुलर फेज का मतलब है कि फॉलिकल का डेवलपमेंट और फॉलिकल की ग्रोथ वो चल रही है ओवरी के अंदर बराबर, ठीक है जी। 14वें दिन क्या हुआ, 14वें दिन अचानक बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड LH को बहुत ज़्यादा रिलीज कर देती है। FSH का लेवल भी होता है ज़्यादा रिलीज और LH का लेवल भी ज़्यादा होता है, बट LH का बहुत ज़्यादा होता है। अब LH हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम क्या है कि जो ग्राफिन फॉलिकल बना है, जो मैच्योर फॉलिकल बना है, उसको रैप्चर करा के उससे ओवुलेशन करवाना। तो मित्रों 14वें दिन ओवुलेशन हो गया, ठीक है। एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल टूटी थी, जो थोड़ा बहुत प्रोजेस्टेरोन था वो अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल को थिक कर रहा है। ओवुलेशन हो गया 14वें दिन। एक दिन एग वेट करेगा स्पर्म का फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब तो ठीक है, कार्पस लूटियम बना ओवुलेशन के बाद, जब ओवम रिलीज कर दिया तो बन गया कार्पस लूटियम। कार्पस लूटियम प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है और प्रोजेस्टेरोन का काम है फीमेल को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करना। और प्रेगनेंसी के लिए तैयार कैसे होगी, जब प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियन वाल जो टूटी थी उसको फिर से थिक कर देता है, ये थिक कर दिया। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो इसी एंडोमेट्रियम लाइनिंग वाल से आकर फर्टिलाइज्ड एग अटैच हो जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं हुआ फर्टिलाइजेशन तब क्या होगा, तब ये फिर से टूटेगी एंडोमेट्रियम वाल। कब, इस साइकिल में नहीं, लेकिन अब जब फिर से टूटेगी और फिर से ब्लीडिंग होगी तो वहां से स्टार्ट होगी दूसरी मेंस्ट्रुएशन साइकिल। वो इनिशिएशन होगा दूसरी वाली मेंस्ट्रुएशन साइकिल का, या बोले नेक्स्ट साइकिल का। तो मित्रों ये है ल्यूटियल फेज, कार्पस लूटियम वाले को बोल दिया, मतलब मेंस्ट्रुएशन आया पहला फेज। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन फेज इज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज इज फॉलोड बाय लूटियल फेज, और लूटियल फेज इज फॉलोड बाय द नेक्स्ट साइकिल, जो नेक्स्ट साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी। तो मित्रों ये है इसके बारे में सारी बातें। मैंने बताया मित्रों पहले भी आपको कि जो ओवरी है, 2 ओवरी होती हैं फीमेल के अंदर, ठीक है ना। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्यूरेशन पूछ ले आपसे एग्जामिनर तो 28 to 29 डेज, ठीक है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में स्टार्ट कब होती है, पुबर्टी पर स्टार्ट होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं मित्रों मेनार्च, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में कब बिल्कुल बंद हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बिल्कुल बंद होती है फीमेल में जब फीमेल 50 से 52 साल की उम्र में आती है, और उस चीज को बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। मेनोपॉज हो जाता है, ठीक है। बीच में मेंस्ट्रुअल साइकिल कब बंद होगी, अगर पुबर्टी से लेकर और मेनोपॉज तक, या हम बोले मेनार्च से लेकर मेनोपॉज जो है इसके बीच में कब बंद होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल तब बंद होगी इसके बीच में अगर फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो। अगर फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती तो मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहेगी हर महीने, हर मतलब साइकिल चलती रहेगी, हर 28 दिन या 29 दिन के इंटरवल पे ये साइकिल चलती रहेगी, बंद नहीं होगी। अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो जब तक बेबी का जन्म होता है तब तक ये फेज बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी मित्रों मेंस्ट्रुअल साइकिल। और थोड़ा इसमें देखिए, अच्छा इसका बताते हैं कि ओवरी कितना एग रिलीज करेगी। मित्रों एक ओवरी एक ओवम रिलीज करेगी। अब ओवरी कितनी है, 2 जो एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो दोनों ओवरी ऐसा नहीं होता कि दोनों ओवरी ओवम रिलीज कर दे एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ऐसा नहीं होता। मोस्ट ऑफ केसेस में तो ऐसा नहीं होता, केवल एक ओवरी ही ओवुलेशन कराएगी, ठीक है, या एक ओवरी से ओवम रिलीज होगा, दूसरी से कुछ नहीं होता। बट इन रेयर केसेस में मित्रों ऐसा हो जाता है कि दोनों ओवरी ही ओवम रिलीज कर देती है।
दोनों ओवरी ही ओवम रिलीज कर देती हैं और उस कंडीशन को हम हाइपर ओवुलेशन बोल देते हैं। क्या बोलेंगे? हाइपर ओवुलेशन या मल्टीपल ओवुलेशन। उसका रिजल्ट ये होता है, अगर दोनों एग फर्टिलाइज कर गए तो ट्विंस पैदा होते हैं, 2 बच्चे पैदा होते हैं फिर फीमेल को, ठीक है ना। बाकी मित्रों एक कंडीशन ऐसी भी होती है, कई बार एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि जी मेनार्च कंडीशन है, मेनार्च और मेनापॉज के बीच में, फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसके बाद भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रही, या उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल ना बोले बल्कि ये बोले मेंस्ट्रुएशन नहीं आई, जो मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज नहीं आया उसके बाद, तो कारण क्या है? मतलब पुबर्टी पर है फीमेल, ठीक है, मेनोपॉज भी नहीं है और प्रेग्नेंट भी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं आ रहा, इसका कारण। तो मित्रों कई बार ऐसा भी होता है कि हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी मेंस्ट्रुएशन फेज स्किप हो जाता है, नहीं आता। जैसे फीमेल स्ट्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हो वो फीमेल, या उसकी हेल्थ ठीक ना हो, पुअर हेल्थ हो, तो ये भी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन फेज नहीं आता। बात समझ में आ रही है ना? तो मित्रों ये था सारा कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। 14वें दिन देखिए, 14वें दिन LH बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, इसको हम LH सर्ज कहते हैं। उसके बाद फिर नॉर्मल होने लग जाता है। और ये मित्रों जो अलग अलग इवेंट दिख रहे हैं ना डायग्राम में, तो कि पिट्यूटरी हार्मोन क्या कर रही है, ओवेरियन इवेंट्स दिखा रखे हैं ओवरी के अंदर, और यूट्राइन इवेंट्स दिखा रखे हैं जो यूट्रस के अंदर चल रहा है। अच्छा, अब मित्रों मैं एक चीज़ पूछता हूँ, आप बताइए, जो ब्लीडिंग फेज होता है, जो अनफर्टिलाइज्ड एग प्लस ब्लड प्लस म्यूकस प्लस जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग वाल है, ये निकलती है, किससे निकलेगी? थ्रू वेजिना। याद रखना, थ्रू वेजिना ये बाहर निकल जाता है बॉडी से, या यूट्रस से बोलिए, यूट्रस से बाहर निकल जाता है। तो मित्रों जो तीनों इवेंट है ना साथ साथ चल रहे हैं। ओवरी के अंदर फॉलिकुलर डेवलपमेंट चल रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड नॉर्मल रेट से हार्मोन बना रही है, इधर ब्लीडिंग फेज स्टार्ट हो गया है, वो भी चल रहा है, 5 दिन बाद खत्म। अच्छा, एक चीज और बतानी थी, एक चीज और बतानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि मित्रों आपको आइडिया लगाना है कि ओवुलेशन कब होगा, तो हम फर्स्ट डे साइकिल का कब काउंट करते हैं? हम फर्स्ट डे साइकिल का तब काउंट करते हैं जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, या जिस दिन मेंस्ट्रुएशन फेज का फर्स्ट डे होता है। और फर्स्ट डे कब होगा? जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, उस दिन से 14वें दिन ओवुलेशन होगा। जैसे मान लीजिए किसी फीमेल को ब्लीडिंग स्टार्ट होती है 1 तारीख को, या हम बोले मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट होता है 1 तारीख को, तो उसके अंदर ओवुलेशन किस तारीख को होगा? उसके अंदर ओवुलेशन होगा 14 तारीख को, 14th डेट को ओवुलेशन होगा, अगर मेंस्ट्रुएशन फेज 1 तारीख को स्टार्ट होता है। ठीक है, मैंने बोला अगर मान लीजिए फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हुआ 7 तारीख को, 7 को, तब ओवुलेशन कब होगा? तो आप काउंट करोगे, 7 से गिनोगे, 7 से गिनना स्टार्ट करोगे और देखोगे 14वें दिन कौन सी डेट पड़ रही है, तब बताओगे। तो उसके लिए मित्रों मैं सिंपल सा बताता हूं, जैसे 1 तारीख से स्टार्ट हुई थी तो 14वें दिन ओवुलेशन हुआ था, तो किया करना क्या है, 1 तारीख है, आज मान लीजिए जैसे 1 तारीख है, तो ओवुलेशन कब होगा? 1 में 13 जोड़ दीजिए, 13 ऐड कर दीजिए, 1 + 13 कितना हो गया? 14, तो 14 तारीख को ओवुलेशन होगा। अब मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हुआ 7 तारीख को, 7 को, तो उसको ओवुलेशन किस डेट को होगा बताएं आप? उसका जो ओवुलेशन होगा 7 में 13 और जोड़ दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा? 20 डेट 20 को ओवुलेशन होगा। मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हुआ 5 तारीख को, तो उसमें ओवुलेशन कब होगा?
5 को हुआ है तो 5 में हम ऐड कर देंगे 13 तो हो गया 18। 18 तारीख को जी ओवुलेशन होगा उसका। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी है कि ओवुलेशन का डे क्या है, ठीक है ना। मान लीजिए किसी का मेंस्ट्रुएशन फेज स्टार्ट हुआ 13 तारीख को, 13 को, तो उस फीमेल के अंदर अब ओवुलेशन कब होगा, एग रिलीज कब होगा, ओवुलेशन कब होगा। तो सीधी सी बात है, 13 तारीख को जी स्टार्ट हुआ है, 13 में 13 और जोड़ लेते हैं तो उस फीमेल के अंदर जो ओवुलेशन होगा वो 26 को होगा, 26 तारीख को ओवुलेशन होगा। तो ये है जिससे आप फीमेल आइडिया लगा सकती है कि उसे अब ओवुलेशन कब होगा। किस चीज़ से आइडिया लगा देगी, इस चीज़ से आइडिया लगाएगी कि उसके मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट कब हुआ है, ठीक है। जो स्टार्टिंग डेट है उसमें आप 13 और ऐड कर दीजिए और जो डेट आएगी, जो डेट पड़ेगी उस दिन होगा ओवुलेशन उस फीमेल के अंदर। तो मित्रों लगता है मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी हार्मोन पर के एक्शन तो मैं मित्रों बता ही चुका हूँ कई बार आपको। LH क्या करवाता है, मेल में भी फीमेल में भी दोनों बता दिए। FSH मेल में भी क्या करा रहा है, फीमेल में भी क्या करा रहा है वो भी मैंने बताया। प्रोजेस्टेरोन का फंक्शन भी मैंने बता रखा है, एस्ट्रोजन का फंक्शन भी बता रखा है। बाकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल रही, वो आज इस वीडियो में आपका टॉपिक हो गया है, वो समझा दिया है। बाकी आपकी मित्रों और कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर मुझसे पूछें, मैं उस प्रॉब्लम को आपकी को ज़रूर दूर करूँगा, ठीक है। तो मित्रों अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके मित्रों, बाय।